हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अपना चैप्टर नंबर 4 सीमेंट। सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो है हर एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें सीमेंट से क्वेश्चन ना पुटअप किया गया हो। तो सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हो सकता है अप्रोक्सीमेट 2 या 3 क्वेश्चन भी मिल जाए। तो सीमेंट स्टार्ट करते हैं आपका बिना देरी किए हुए। चैप्टर 4 सीमेंट। सीमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ एस्पिडन इन 1824, यानी कि 1824 से पहले हम बाइंडिंग के तौर पे लाइम यूज करते थे जनरली, क्योंकि लाइम में बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। जब 1824 में जो है जोसेफ एस्पिडन ने जो है अपना जो है सीमेंट का खोज कर लिया, तो धीरे धीरे लाइम विलुप्त होने लगा। लाइम का यूज कम करने लगे। ऐसा इसलिए करने लगे क्योंकि सीमेंट जो है लाइम से बेटर क्वालिटी है, और सीमेंट में जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी भी है सीमेंट के तुलना में, क्योंकि सीमेंट ज्यादातर स्वेलिंग और सिंकेज के गुण होते हैं, उससे कम होते हैं सीमेंट में होते हैं लेकिन कम होते हैं लाइम से। सीमेंट इज मैन्युफैक्चर, इस वजह से जो है हम अपना लाइम से बढ़िया सीमेंट अपना यूज करते हैं। सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग अबाउट 65% कैल्सीरियस मटेरियल एंड 35% जो है आपका आर्गेलिसियस मटेरियल। सीमेंट जो है आपका जो मैन्युफैक्चर किया जाता है मिक्सिंग के टाइम, तो उसमें जो है 65% कैल्सीरियस मटेरियल होते हैं और जो है आपका 35% आर्गेलिसियस मटेरियल होते हैं। फिर आता है आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ओपीसी में आपका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। आपका जो इसका एक ट्रिक है एल्साइमस। एल फॉर लाइम हो गया आपका, एस फॉर सिलिका हो गया, ए फॉर एल्यूमिना हो गया, आई फॉर आयरन ऑक्साइड हो गया, एम फॉर मैग्नीशिया हो गया, फिर आपका जिप्सम सल्फर एल्कलीज हो गया। तो लाइम इसमें जो होता है आपका 60 to 65% होता है। लाइम जो है इसमें 63% जो है एवरेज होता है इसका। जब आप लोग एवरेज वाला याद करने के लिए ए वाला याद कर लीजिए, परसेंटेज रेंज। तो 60 + 65/2 याद करने की ट्रिक है। तो अप्रोक्सीमेट इसके जो है इनके जो है एवरेज वैल्यू के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 60 + 65/2 करोगे तो 63, 17-25 करोगे तो जो है 25 10 35 7 42/2 यानी कि लगभग 21 आ जाएगा। तो 20 के समथिंग अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। वो याद करने का है, बल्कि ऐसा होता नहीं। तो जो है लाइम आपका 60 से 65% होता है, तो इसमें जो है एवरेज रूप से हम 63% मिलाते हैं, और इस जो है लाइम आपका बाइंडिंग स्ट्रेंथ के तौर पे यूज करते हैं। सिलिका जो है आपका 17 से 25% होता है, इसमें 20% जो है एवरेज होता है स्ट्रेंथ के लिए जो है ऐड करते हैं। एल्यूमिना जो है आपका 3 से 8% होता है, आपका 6% होता है, जो है ये क्विक सेटिंग के तौर पे यूज किया जाता है। मैग्नीशिया आपका 0.5 से लेकर के 4% तक होता है। एवरेज 2% होता है। इसका यूज जनरली हम कलर के रूप में करते हैं। जिप्सम आपका 2 से 5% होता है, 3% एवरेज रूप से होता है, तो इसका जनरली हम यूज रिटार्डर के रूप में करते हैं। जिप्सम इस वजह से मिलाते हैं क्योंकि जो है अपना जो है जिप्सम एक लेयर नुमा संरचना बना लेता है। कुछ समय के लिए जो है वो उसमें पानी रिएक्ट अच्छी तरह से नहीं कर पाता। कुछ समय बाद जो है जिप्सम जो है अपने जो है प्रॉपर्टी खो देगा और फिर अपना जो है सेटिंग होने लगेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है आपका 1 से 3% होता है, 1.5% एवरेज रूप से होता है, जो साउंडनेस देता है। फिर जो है आपका एल्कलीज जो है 0.4 से 1.3% होता है, एवरेज रूप से आपका 1% होता है, जो फ्लोरेंसेस का कारण बनता है। नेक्स्ट, लाइम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का जो है मेन कंस्टिट्यूएंट है, क्योंकि लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो लाइम जब एक बाइंडिंग मटेरियल है, तो इसी वजह से हम लाइम को पहले यूज करते थे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। फिर भी हम सीमेंट में लाइम की मात्रा थोड़ा कम करके जो है उसको सीमेंट मैन्युफैक्चर कर लिए, तो सीमेंट यूज करने लगे। उससे अच्छा भी है लाइम से। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, यानी कि स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करता है। एक्ट एज बॉन्डिंग मटेरियल या बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं।
एक्सेस लाइन कासेस अनसाउंडनेस एंड एक्सपेंशन, यानी कि अगर लाइन की जो है मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो आपका अनसाउंडनेस और एक्सपेंशन होने लगेगा। जैसे लाइन की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपका जो है वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। डिफिशियंसी ऑफ लाइन रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज सेटिंग टाइम, यानी कि चूने की कमी से आपका जो है सामर्थ्य घटती है, यानी कि अगर लाइन कम हुआ तो आपका स्ट्रेंथ कम होगी और जो है आपका ये सेटिंग टाइम है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिलिका नेक्स्ट होता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सीमेंट, यानी कि आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। 17 से 25% जो है मिलाते हैं सिलिका अपना। इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। एक आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ओपीसी के लिए जनरली इनिशियल सेटिंग टाइम जो है आपका 30 मिनट होता है और आपका फाइनल सेटिंग टाइम जो है आपका 10 आवर होता है। तो इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। कंबाइन विद लाइम टू फ्रॉम C3S एंड C2S विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी कि चूने के साथ जब C3S एवं C2S मिला करके जब चूने के साथ C3S और C2S बनता है तो जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एल्यूमिना, एल्यूमिना आपका जो है 3 से 8% होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, यानी कि जो है ये एल्यूमिना आपका क्विक सेटिंग के लिए जो है एल्यूमिना क्विक सेटिंग के लिए जो है आपका उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग। जैसे अगर हम एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे तो रिस्पॉन्सिबल तो होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको भाई इतना भी तेजी से नहीं सेट करवाना है कि जो है हमारे क्रैक वगैरह डेवलप होने लगे। तो एक्ट एज फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स के रूप में भी कार्य करता है। रिड्यूस क्लिंकरिंग टेम्परेचर, यानी कि जो है आपका ये क्लिंकर के टेम्परेचर को कम करता है। जब क्लिंकर में बना ऐड कर क्लिंकर बनता है तो वहां पे टेम्परेचर कम किया जाता है। क्लिंकर की पिसाई जब होती है तभी हम जिप्सम मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड जो है आपका, ये आयरन ऑक्साइड आपका 0.5 से 6% के समथिंग होता है। गिव्स कलर टू सीमेंट, यानी कि सीमेंट को कलर प्रोवाइड करता है। इसमें आयरन ऑक्साइड जो है आपका कलर प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी प्रोवाइड कराता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ C4AF, यानी कि आज जो है 4 बोगस कंपाउंड होते हैं आपके। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, और आपका एक होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इनसे जो है ये 4 बोगस कंपाउंड होते हैं। तो जो है आयरन ऑक्साइड से आपका C4AF प्राप्त होता है। ऐसा याद रखिएगा, आयरन यानी कि Fe2O3 से होता है। Fe आपका आयरन का होगा तो यहाँ पे F आएगा ना, C4AF यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, तो आपका जो है आयरन से प्राप्त होगा। इस तरह से याद कीजिए। मैग्नीशिया आपका जो होता है, मैग्नीशिया ये जो है आपका येलो कलर प्रोवाइड करता है, येलो टिंट। एक्सेस कासस अनसाउंडनेस, यानी कि आवश्यकता से अधिक होने पे आपका ये अनसाउंडनेस प्रोवाइड दिखाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है प्रोवाइड साउंडनेस होता है, ये साउंडनेस प्रोवाइड करता है। एक्सेस कासस एक्सपेंशन एंड साउंडनेस, यानी कि अगर ये आवश्यकता से अधिक हो जाए तो जो है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, जैसे जब हीट उसमें बाहर निकलती है तो इसमें जो है एक्सपेंशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं गर्मियों के दिनों में जो है स्लैब वगैरह घटती बढ़ती रहती है, और अनसाउंडनेस भी होता है। नेक्स्ट जिप्सम, जिप्सम एडेड 2 से 3% ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, यानी कि पिसाई के समय हम 2 से 3% हम जिप्सम ऐड कर देते हैं। एक्ट एज ए रिटार्डर, यानी कि रिटार्डर के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि रिटार्डर के तौर पे हम जो है इसका रिटार्डर का यूज हम जहाँ पे हॉट वेदर कंक्रीट करते हैं वहां पे भी करते हैं, क्योंकि हॉट वेदर कंक्रीट में जो है गर्म मौसम जहां पर होता है वहां अपना जो है कंक्रीट जल्दी सेट होने लगता है। वहां कंक्रीट जब जल्दी सेट होगा तो हम सोचते हैं यार जल्दी सेट हो रहा है तो रिटार्डर यूज करते हैं। रिटार्डर से आपका क्या होता है, रिटार्डर आपका जो है उसकी जो है सेट होने की समय को है थोड़ा जो है बढ़ा देता है, जिससे थोड़ा सेटिंग टाइम धीमे धीमे होने लगता है सेट। और इसके विपरीत अगर हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम CaO Cl2 का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है आपका एसिलरेटर है। एसिलरेटर का क्या काम होता है, अब इसमें जो होता है
एसिलरेटर जो है हॉट वेदर कंक्रीट में होता है, ये है कि वो धीरे धीरे सेट होता है, जल्दी स्ट्रेंथ ही नहीं गेन कर पाता है। जब कंक्रीट स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा तो जो है अपना कुछ अलग से तो करना ही पड़ेगा, तो हमें उसके लिए एसिलरेटर यूज करते हैं। एसिलरेटर जो है आपका जो है जल्दी सेट करवाने लगता है सीमेंट को, इस तरह से जो है आपका होता है। कंट्रोल सेटिंग टाइम, यानी कि सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। एल्कलीज के टू Na2O, यानी कि आपका जो एल्कलीज होता है मेनली दो ही कंपाउंड होते हैं आपका, एक तो पोटेशियम हो गया आपका, एक तो सोडियम हो गया, इसके बेस होते हैं। परमिसिबल लिमिट 1%, यानी कि इसकी जो है परमिसिबल लिमिट जो है 1% है। एक्सेस कासस एफ्लोरेंसेस, यानी कि अगर इसमें भी ब्रिक में भी हम देखे थे कि अगर एल्कलीज अत्यधिक हुआ तो एफ्लोरेंसेस का कारण बनेगा, इसमें भी सीमेंट में भी अगर ये आपका एल्कलीज अधिक हुआ आवश्यकता से तो एफ्लोरेंसेस का कारण बनेगा, व्हाइट पैचेस दिखेंगे। नेक्स्ट, रोटरी किलेन, यानी कि अब हम सीमेंट का उत्पादन कैसे करते हैं, रोटरी किलेन में जनरली यूज करते हैं। रोटरी किलेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन, यानी कि एक रोटरी किलेन जो होता है आपका ये जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका ड्राइंग जोन हो गया, एक आपका कैल्सिनेशन जोन हो गया, और तीसरा आपका एक क्लिंकर जोन हो गया। ड्राइंग जोन में क्या होता है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड इन दिस जोन, यानी कि इसमें जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव किया जाता है। टेम्परेचर इज अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कैल्सिनेशन जोन में क्या होता है, आपका डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन टेक प्लेस, यानी कि इस क्षेत्र में जो है आपका चूना पत्थर जो होता है उसको डिकम्पोज कराया जाता है। टेम्परेचर इसमें जो होता है आपका 700 लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अराउंड वेरी करता है। इसमें जो है 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आपका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर हम रखते हैं। नेक्स्ट, क्लिंकर जोन। क्लिंकर जोन आपका क्या होता है, क्लिंकर फॉर्म दिस जोन, यानी कि इस जोन में आपका क्लिंकर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 1400 टू 1700, यानी कि आपका इसका टेम्परेचर जो होता है 1400 से लेकर के 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जब क्लिंकरिंग की पिसाई की जाती है ना, तभी हम जो है आपका जिप्सम ऐड कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन कैल्केरियस एंड आर्गेलिसियस मटेरियल, यानी कि कैल्केरियस और आर्गेलिसियस मटेरियल के बीच जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्लिंकर इज ऑब्टेन्ड इन स्मॉल नूडल्स, यानी कि क्लिंकर जब आपका होता है वो 5 mm से लेकर के 10 mm डाया की जो है छोटे छोटे गेंदों का गोलियों की संरचना जैसा होता है। जैसे आप देखे होंगे कंचा मार्बल देखे होंगे, उसका डाया अप्रोक्सीमेट लगभग 5 mm 10 mm होता होगा, तो उसी साइज का जो है हमारा क्लिंकर प्राप्त होता है। जब इस साइज में क्लिंकर प्राप्त होता है तो उसके बाद हम उसको जो है अपना पिसाई के लिए भी भेज देते हैं, तो वहीं पे हम जो है अपना रिटार्डर यूज करते हैं जिप्सम के तौर पे। द किलेन रोटर रोटेट्स एट अबाउट 1 to 4 RPM ऑन ए स्लोप ऑन 1/20, यानी कि इसमें जो है 1/20 डिग्री के स्लोप पर जो है एक ड्रम लगा होता है, जिसमें जो 1 से 4 RPM पर जो है 1 मिनट में जो है आपका 1 से 4 राउंड घूम जाता है। तो इसकी जो है 1 से 4 RPM पर घुमाते हैं। नेक्स्ट, वाश मिल धावन चक्की। वाश मिल का यूज क्या करते हैं, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग क्ले इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सीमेंट निर्माण में जो है मिट्टी की पिसाई के लिए यूज करते हैं। लेंथ इसकी होती है 8 to 10 मीटर, और इसका डाया जो होता है 4 मीटर का होता है। इसकी स्पीड जो होती है 15 से लेकर के अपना 20 RPM होती है, यानी कि 1 मिनट में जो है आपका 20 राउंड पर मिनट की दर से 15 से 20 राउंड पर मिनट की दर से जो है इसको घुमाया जाता है। नेक्स्ट, बाल मिल। बाल मिल होता है आपका यूज फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल और क्लिंकर, यानी कि बाल मिल का जो हम यूज करते हैं फाइन मटेरियल के रूप में करते हैं, यानी कि फाइन यानी कि बालू जैसा एकदम महीन आटा जैसा इसकी पिसाई करते हैं। इससे भी महीन पिसाई होती है सीमेंट की। देखा है कभी सीमेंट कितना महीन पिसा होता है। इनिशियल ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इज डन इन बाल मिल, यानी कि क्लिंकर की प्रारंभिक पिसाई बाल मिल में भी की जाती है। ट्यूब मिल क्या होता है आपका, यूज्ड इन फॉर फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि इसमें जो लास्ट की पिसाई होती है जो सबसे महीन होती है,
लेंथ इसमें जो होता है इसके ड्रम का जो होता है 6 to 9 mm डायमीटर, 2 to 2.5 मीटर होता है। इसके ड्रम का डाया जो होता है, लेंथ जो होती है 6 से 9 मीटर तक की होती है, डाया जो होता है 2 से 2.5 मीटर का होता है। फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन ट्यूब मिल, यानी कि फाइनल ग्राइंडिंग जो है आपका ट्यूब मिल में ही की जाती है। मेथड ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्या मेथड है? ड्राई मेथड एक आपका हो गया, वेट मेथड हो गया। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन है, ड्राई मेथड टिक लगाओगे या जो है आप वेट मेथड लगाओगे, तो आप जनरली ड्राई मेथड लगाना, क्योंकि है तो बढ़िया वेट मेथड, लेकिन वेट मेथड में हमको होता क्या है, वेट मेथड में जो है हमारी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाती है, ड्राई मेथड में हम उतना अच्छा से मिक्सिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये भी हमको देखना होता है कि हमारा मटेरियल जो बना रहे हैं सीमेंट वगैरह, थोड़ा जो है इकोनॉमिक हो, यानी कि एक्सपेंसिव ना हो। तो इस वजह से ड्राई मटेरियल का यूज करते हैं, क्योंकि जो है वेट में जो है अपना गीला मटेरियल यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए, तो गीला मटेरियल होगा तो अच्छे से मिक्स भी होगा, तो जब अच्छे से मिक्स होगा तो वहां पे जो है थोड़ा अपना सुखाने के लिए जो है थोड़ा ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और ड्राई मेथड में जो है हालांकि ज्यादा अंतर नहीं होता है ड्राई और वेट में, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। ड्राई मेथड इस वजह से अच्छा है कि जो है आपका थोड़ा इकोनॉमिक है, फ्यूल कम लगता है, और थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ही कम जो है आपका वैसा बनता है मटेरियल। बाकी अच्छा ही ड्राई मेथड है। लाइम स्टोन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस, यानी कि लाइम स्टोन जो है आपका छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के रूप में तोड़ा जाता है। इट इज ग्राउंड एंड मिक्स, यानी कि इसे पीस कर मिश्रण भी बनाया जाता है। ड्राई मिक्सचर इज फेड इनटू रोटरी क्लीनर, यानी कि ड्राई मिक्सचर के बाद जो है शुष्क अवस्था में जो है रोटरी क्लीनर में इसका यूज करते हैं, यानी कि रोटरी क्लीनर में इसको भेज देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वेट मेथड। क्ले इज प्लेस्ड इन वाश मिल एंड वाटर इज एडेड, यानी कि वेट मिल में हम गीला करते हैं ना, तो इस वजह से वाटर भी ऐड कर देते हैं, मिट्टी को वाश मिल में डालकर जो है पानी मिला देते हैं। लाइम स्टोन इज क्रश्ड इन क्रशर, यानी कि लाइम स्टोन को जो है हम क्रशर की तरह से, क्रशर की एक आपका इक्विपमेंट होता है, तो जो क्रशर जो होता है, क्रशर की सहायता से हम लाइम स्टोन को की कुटाई करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा छोटा छोटा साइज में वो करते हैं। स्लरी इज फॉर्म्ड इन ग्राइंडिंग मिल एंड स्टोर्ड इन बेसिन, यानी कि आपका जो ग्राइंडिंग मिल में जो है स्लरी तैयार कर जो है बेसिन में संग्रहित किया जाता है। जिसमें जो स्लरी होता है उसको बेसिन में स्टोर कर लेते हैं। स्लरी इज फेड टू रोटरी क्लिन वेयर क्लिंकर इज फॉर्म्ड, यानी कि स्लरी आप जानते हो क्या होता है? वही जैसे आप सीमेंट का जो होता है घोल जिसको बोल सकते हैं हम, वही स्लरी होता है। स्लरी को जो है हम रोटरी क्लिन में जो है भेजा जाता है जहां क्लिंकर बनता है। क्लिंकर इज ग्राउंड इन बाल मिल एंड 2 to 3% जिप्सम इज एडेड, यानी कि क्लिंकर को बाल मिल में जो है पीस कर 2 से 3% जिप्सम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सीमेंट इज स्टोर्ड इन सिलिशियस एंड सेंट पैकिंग प्लांट, यानी कि सीमेंट को साइलो में संग्रहित कर, साइलो लिखा है, सीमेंट को जो है हम साइलोज में स्टोर करके जो है पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं, जहां पे वहां पे पैकिंग होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बोगस कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोगस कंपाउंड। 4 बोगस कंपाउंड है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आता है। बोगस कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका C3S 25 से 50% होता है आपका। सीमेंट का बोगस कंपाउंड जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। हाई परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि इसमें जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो है हाईएस्ट परसेंटेज होता है, सबसे ज्यादा 25 से 50% आपका बोगस कंपाउंड होता है C3 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि C3S का। C3S जो है हाईएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि जो है ये थोड़ा जल्दी स्ट्रेंथ के लिए उत्तरदायी होता है। जहां पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ गेन करना होता है, जैसे आपका रोड मेंटेनेंस वगैरह हो गया, आपका जो है थोड़ा हार्ड वेदर कंक्रीटिंग
हो जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हो गया, यहाँ पे हम जो है C3A की मात्रा बढ़ा, C3S की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो जो है आपका जहां अर्ली स्ट्रेंथ गेन करना होता है वहां C3S की मात्रा बढ़ा देते हैं, जहां थोड़ा डाउन मतलब कि देर से स्ट्रेंथ गेन करना होता है वहां लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। लो हीट सीमेंट में आपका CTS की मात्रा बढ़ा देते हैं। एक्ट विद इन 7 days आफ्टर एडिंग वाटर, यानी कि 7 दिन के अंदर जब हम पानी मिलाते हैं तो ये 7 दिन के अंदर अपना रिएक्ट करने कर 7 दिन के अंदर जो है एक क्रिया कर चुका होता है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थाविंग, यानी कि ये जो आपका C3S है ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थाविंग, यानी कि फ्रीजिंग और थाविंग के प्रति जो है रेजिस्टेंस अगेंस्ट करता है। फ्रीजिंग एंड थाविंग का मतलब तो हमको नहीं पता है, हिंदी में नहीं पता है, बाकी इसका मतलब क्या होता है समझा देते हैं। फ्रीजिंग एंड थाविंग जनरली आप देखे होंगे कि कभी कभी आप हिली एरिया में गए होंगे, हिली एरिया में हम क्या देखे हैं कि जो है जहां पे हिली एरिया में बारिश ज्यादातर होती है तो पानी वो क्रैक के अंदर चला जाता है। जब पानी क्रैक के अंदर चला जाता है तो ठंडी के दिनों में वो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, क्योंकि वो बर्फ में कन्वर्ट होता है। जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, तो उसको जो है थोड़ा जगह तो चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, और वो ठंडा भी होगा, बर्फ भी बनेगा, ये भी है। जब वहां पे कोल्ड क्लाइमेट आएगा, जब वहां पे मतलब कि अपना एक्सपांड करेगा तो क्रैक डेवलप होंगे। तो जो है यही यहाँ पे बताया गया है। फ्रीजिंग एंड थाविंग के प्रति जो है आपका ये C3A आपका अच्छे से काम करता है, उसका रेजिस्टेंस अच्छा होता है फ्रीजिंग एंड थाविंग के प्रति। सीमेंट गेट्स मैक्सिमम अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि इसमें फ्रॉम CTS, यानी कि CTS से जो है आपका सीमेंट मैक्सिमम जो है इनिशियल स्ट्रेंथ तक के लिए अर्ली जल्दी ही हो जाता है। इट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि जब जब कोई सीमेंट जैसे है तो जब जल्दी सेट होगा तो लार्ज अमाउंट में आपका हीट भी इतना ही निकलेगा। जैसे आप सीमेंट को में जो है C3S की मात्रा बढ़ाएंगे तो अपना जो है जल्दी सामर्थ्य स्ट्रेंथ तो गेन करेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा बेकार है कि जो है अपना हीट निकालेगा तो वहां पे क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे। तो ज्यादा जहां पे हम मास कंक्रीटिंग वर्क करते हैं वहां पे लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, इसी वजह से। इट कंट्रीब्यूट टू अर्ली सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि यह जो है अर्ली सेटिंग और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल प्रति ग्राम, यानी कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है 500 जूल प्रति ग्राम होता है। इंक्रीजिंग C3S इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि C3S की मात्रा जब बढ़ाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी होगी, गेन करेगा, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा निकालेगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका C2S हो गया, आपका बेलाइट जिसे बोलते हैं। 25 to 40% होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इस डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या काम है? अल्टीमेट लॉन्ग स्ट्रेंथ एंड इज ड्यू टू C2S, यानी कि C2S है जो अल्टीमेट टाइम, यानी कि लॉन्ग टाइम तक, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल तक ये अपना स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। सीमेंट को मैं जो है कास्टिंग के समय, कास्टिंग के बाद 1 साल से लेकर के 2-3 साल तक जो है आपका स्ट्रेंथ गेन करता रहता है, धीरे धीरे गेन करता है। इट हाइड्रेट स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस हीट, ये अच्छा सीमेंट है जहां पे मास कंक्रीटिंग वर्क करते हैं, क्योंकि हीट इट इज हाइड्रेटेड स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस हीट, यानी कि जब ये धीरे धीरे कोई चीज है जैसे जब धीरे धीरे सेट होगा तो उतना ही कम जो है हीट लॉस करेगा। अभी जैसे कोई आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसको स्पीड में दौड़ा दें, यानी कि खींच दे उसको जो है 90-100 की स्पीड में, तो जो है जल्दी थोड़ा उसका इंजन हीट करेगा। अगर आप वही थोड़ा और जल्दी पहुंचोगे अपने डिस्टेंस पर, अगर हम अपनी बाइक से जो है थोड़ा 20-30-40-50 की रेंज में जाएंगे तो जो है अपना लेट में पहुंचेंगे। लेट में क्या अपना थोड़ा 2-3 मिनट का समय होता है, बाकी ज्यादा नहीं डिफरेंस होता है। 2-3 मिनट लेट पहुंचेंगे, अपना 2-3 मिनट लेट पहुंचेंगे तो जो है अपना इंजन वगैरह है जो तो हीट कम होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। इट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, यानी कि जो आपका C2S है ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, यानी कि केमिकल के अटैक के प्रति जो है जिम्मेदार होता है।
इसको प्रोवाइड करते हैं C2S जो है आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक प्रोवाइड करता है। इंक्रीजिंग C2S रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि C2S अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। इट इंप्रूव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थाविंग, यानी कि यह जो है C2S भी आपका जो है फ्रीजिंग एंड थाविंग के प्रति जो है जिम्मेदार होता है, जो आपका फ्रीजिंग एंड थाविंग के प्रति जो है प्रतिरोध इंप्रूव करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो इसका होता है 260 जूल प्रति ग्राम कितना कम होता है, उसका 500 कहां 260 की जूल प्रति ग्राम होता है। आपका नेक्स्ट आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सेलाइट, 5 से आपका 11% जनरली होता है। C3A रिएक्ट फर्स्ट व्हेन वाटर इज एडेड, यानी कि जब सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले 4 बोगस कंपाउंड होते हैं, उसमें से C3A जो होता है आपका वो सबसे पहले स्टेट गेन करता है। C3A सबसे पहले जो है वर्क आपका रिएक्ट करता है पानी से, नहीं सॉरी, इस तरह C3A जो है आपका सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करता है। इट प्रोड्यूस वेरी हाई हीट, यानी कि ये C3A जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये भी आपका जो है पानी मिलाते समय ही हीट अत्यधिक जो है निकालता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट, यानी कि यह जो है फ्लैश सेट के लिए जिम्मेदार है। सल्फेट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन C3A कंटेंट, यानी कि सल्फेट रेजिस्टेंस जो है C3A की मात्रा पर निर्भर करता है। फॉर गुड सल्फेट रेजिस्टेंस C3A कंटेंट शुड बी लिमिटेड बिलो 5%, यानी कि अच्छे जो आपका गुड सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट होगा उसमें जो है C3A की जो मात्रा है 5% से कम होनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 865 जूल प्रति ग्राम होता है, यानी कि C3S से भी ज्यादा इसका है C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल प्रति ग्राम। नेक्स्ट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4AF, ये तो खास कोई काम करता नहीं है, ऐसा ही मतलब कि बाइंडिंग में ज्यादा इसका कोई ज्यादा मतलब वर्क नहीं करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज की इतना अच्छी नहीं होती है, 8 से 14% जनरली होता है। इट हाइड्रेट्स फास्टर देन C3S बट स्लोअर देन C3A, यानी कि C3S से तो ज्यादा C3S से जब हम पानी सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो C3S से तो जल्दी पानी स्ट्रेंथ गेन करेगा, रिएक्शन करेगा, लेकिन जो है आपका ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से जो है थोड़ा स्लो काम करेगा, रिएक्ट करेगा। इट कंट्रीब्यूट टू फ्लैश सेट बट जनरेट लेस हीट, यानी कि ये जो है फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैश सेट में जो है अपनी भूमिका निभाता है, और जनरेट लेस हीट, यानी कि लेस हीट यानी कि कम उष्मा उत्पन्न करता है। इट हैज लो सीमेंटिंग वैल्यू, इसकी जो है सीमेंटिंग वैल्यू कम होती है। इंक्रीजिंग C4AF स्लाइटली रिड्यूस स्ट्रेंथ, यानी कि C4AF को बढ़ाएंगे तो अगर तो जो है आपका सीमेंट की थोड़ा जो है स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि लो सीमेंट वैल्यू होती है इसकी। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? हाइड्रेशन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, यानी कि जब हम सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो जब सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, उसी को हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। C3S and C2S react with water to form CSH gel and CaOH का whole type कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C3S और C2S जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो C3S और C2S वाटर से रिएक्ट करके अपना जो है अलग CSH जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। CSH जल जो है आपका स्ट्रेंथ टू कंक्रीट, यानी कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू कंक्रीट, ये जो है CHL जो है यही आपका जो है आपका कंक्रीट में स्ट्रेंथ गेन करता है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड फॉर C3S 24% ऑफ सीमेंट, यानी कि C3S के लिए जो है आपका वेट ऑफ जो है वाटर आपका 24% जो है सीमेंट के वेट का लिए आ जाएगा। फॉर C2S जो है आपका 21% बाई वेट ऑफ सीमेंट होता है, 21% सीमेंट का वेट का लेंगे। कंबाइंड जो है C3S प्लस C2S तो इसका 23% वेट ऑफ सीमेंट के। फॉर कंप्लीट जल फॉर्मेशन, कंप्लीट जल फॉर्मेशन के लिए हम जो है एक मिनट, कंप्लीट जल फॉर्मेशन के लिए जो है हम 38% वाटर ऐड करते हैं। यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। फॉर कंप्लीट जेल फॉर्मेशन 38, जनरली आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, 38% लगाएं टिक या 23% टिक लगाएं बाउंड वाटर। फॉर कंप्लीट जेल स्पेस जो होता है, आप जेल फॉर्मेशन जो होता है 38% वाटर चाहिए होता है, 23% जो होता है आपका बाउंड वाटर के रूप में होता है, तो 15% जो होता है आपका जेल वाटर होता है, 23% जो है ये आपका बाउंड वाटर होता है, 15% ही जेल वाटर है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रेशन C4AF की जाता है, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है आपका कैलोरीमीटर के माध्यम से मापा जाता है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो ये भी एग्जाम में पुटअप किया है एक दो बार एग्जाम में, कि जो आपका सीमेंट में जो पानी मिलाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3A एंड C3S, यानी कि C3A और C3S का अनुपात कम करके उसमें को कम कर सकते हैं। यानी कि C3A भी आपका रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करता है और C3S भी आपका रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करता है। तो जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को जो है कम करेंगे तभी जो है हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। इफ द लॉसेस ऑफ ignition of cement exceeds 50%, the becomes unsuitable, यानी कि यदि सीमेंट में जो है रेसिडुअल लाइन जो है 60% से ज्यादा 50% से ज्यादा है तो जो है आपका अनसुटेबल यानी कि अनुपयुक्त हो जाता है, उपयोग में नहीं होता है, बेकार हो जाता है। स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंड, यौगिकों द्वारा स्ट्रेंथ में शक्ति में योगदान। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है इज मेनली ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। आपका स्ट्रेंथ के लिए जनरली जो है आपका एक तो C3S हो गया जो अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है, दूसरा आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होगा जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करता है, जो सालों तक की स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ इनिशियल स्ट्रेंथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय C3A एंड C4AF, यानी कि इनिशियल सेटिंग जो है आपका इसमें C3A और C4AF के लिए जो है आपका प्रभावित होता है। गेजिंग ऑफ सेटिंग, गेजिंग आपका क्या है, सेटिंग क्या है, गेजिंग और सेटिंग में क्या है। गेजिंग आपका है द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू सीमेंट ड्यूरिंग टेस्टिंग इज कॉल्ड गेजिंग, यानी कि जब टेस्टिंग के दौरान हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम गेजिंग कहते हैं। द टाइम टेकन फॉर गेजिंग इज कॉल्ड गेज टाइम, यानी कि जब पानी मिलाने में जो टाइम लगता है उसे गेज टाइम कहते हैं। ये जनरली 5 मिनट तक का लिया जाता है। गेजिंग टाइम जो आपका होता है पानी मिलाने के समय जो आपका प्रोसेस होता है वो जनरली 5 मिनट तक का होता है गेजिंग टाइम। आफ्टर एडिंग वाटर सीमेंट शोस ए स्लो रिएक्शन पीरियड कॉल्ड डॉर्मेंट पीरियड, यानी कि जब पानी मिलाने के बाद कुछ समय बाद सीमेंट धीरे धीरे रिएक्शन करता है जिसे हम डॉर्मेंट पीरियड कहते हैं। डॉर्मेंसी फेज भी होता है, उसमें डायग्राम ड्राफ्ट वगैरह होता है, आगे बताएंगे। डॉर्मेंट पीरियड इज जनरली 2 to 5 आवर, यानी कि डॉर्मेंट पीरियड जो है आपका 2 से 5 आवर तक का होता है, 2 से 5 घंटे तक का आपका डॉर्मेंट पीरियड होता है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। आपका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर इंक्रीज हुआ तो थोड़ा क्रैकिंग वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथ उतना जल्दी तो गेन करेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा ना, क्योंकि क्रैक वगैरह ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। फाइनेंस ऑफ सीमेंट, फाइनर सीमेंट इज ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी कि फाइनर जो है सीमेंट होता है जो ज्यादा महीन पिसा होता है उसका सरफेस एरिया उतना ही अधिक होगा, जितना जैसे आपका महीन होगा कोई सीमेंट उतना ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ग्रेटर सरफेस एरिया इंक्रीज रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपका वो वाटर से उतना ही जल्दी रिएक्शन करेगा, उतना ही जल्दी रिएक्शन करेगा। इफ C2S इज इंक्रीज एंड C3S इज डिक्रीज, यदि C2S बढ़ाया जाए और C3S घटाया जाए तो क्या होगा।
रेट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि C2S की जो है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है और C3S की रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होती है। जब अधिक को घटाओगे और कम वाले को बढ़ाओगे तो जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन तो घटेगा ही, रेट ऑफ हीट ऑफ वाइल्यूशन डिक्रीज, यानी कि उसमें उत्सर्जन की दर भी घट जाती है, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन भी घट जाता है, सिंक्रेज भी कम होगा। जब रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा और आपका सिंकेज कम होगा तो आपका जो है क्रैक वगैरह कम पड़ेंगे, क्रैक वगैरह कम पड़ेंगे तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। अगर यही C2S डिक्रीज हो जाए और C3S इंक्रीज हो जाए तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, रेट ऑफ हीट ऑफ इवोल्यूशन इंक्रीज, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज और सिंकेज भी इंक्रीज, और आपका जो है स्ट्रक्चर जो है उसमें क्रैकिंग वगैरह देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा अत्यधिक मात्रा में उष्मा निकलेगी, जितना स्पीड में निकलेगी उतना ही ज्यादा क्रैक देखने को मिलेगी, जितना ही धीमे आपका जो है ये हाइड्रेशन होगा उतना ही स्लो जो है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, उतना ही कम जो है आपका सिंकेज होगा, सिंकेज कम होगा तो आपका स्ट्रक्चर में क्रैक भी कम होंगे। नेक्स्ट 28 डे स्ट्रेंथ डिक्रीज स्लाइटली, यानी कि इसमें जो है 28 डे की स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है। केमिकल अटैक रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि केमिकल अटैक के प्रति जो है रेजिस्टेंस अच्छा होता है। फास्ट रेजिस्टेंस इंप्रूव, फास्ट के प्रति जो है इसका अच्छा होता है। इफ C3 इज इंक्रीज, यदि C3 इंक्रीज किया जाए और C2S डिक्रीज किया जाए, रेट ऑफ वही तो मैं समझा चुका हूं ना, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, सेटिंग रेट इंक्रीज, सल्फेट रेजिस्टेंस डिक्रीज, स्ट्रेंथ में भी डिक्रीज। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इफ C3 इज इंक्रीज, इफ जो है C2A इज डिक्रीज, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहां से जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, यानी किसी सीमेंट की फाइनेंस बढ़ा दी जाए, यानी कि सूक्ष्मता बढ़ा दी जाए, उसको बहुत महीन पीस दिया जाए, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा जो है आप महीन पीसेंगे उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा, तो जो है उसका रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इवोल्यूशन इंक्रीज, यानी कि उसमें उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी। टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन डज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कि टोटल जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, लेकिन होती है। फास्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज, आपका फास्ट के तक जो है आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सेटिंग टाइम डिक्रीज, यानी कि आपका जमाव का समय कम हो जाता है। टेस्ट ऑफ सीमेंट, यानी कि टेस्ट हम सीमेंट में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, आपका एक होता है फील्ड टेस्ट, फील्ड टेस्ट में हम कलर की टेस्टिंग करते हैं, लम्प्स टेस्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ होती है। फील्ड टेस्ट में आपका कलर जो है आपका दी कलर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी ग्रेनिश ग्रे, यानी कि हल्का भूरे रंग का, हरे भूरे रंग का जो है सीमेंट होता है। लम्प्स ऑफ लाइम सीमेंट शुड बी फ्री फॉर लम्प्स, यानी कि सीमेंट में गांठे, आपने कभी कभी देखा होगा सीमेंट में छोटे छोटे गिट्टियां टाइप की होती हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है कि सीमेंट में कहीं ना कहीं उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है, तभी तो उसमें जो है थोड़ा छोटी छोटी जो है लम्प्स दिख रहे हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, व्हेन हैड इंसर्टेड इनटू सीमेंट बैग इट शुड फील कूल, यानी कि जब हम सीमेंट के बैग के अंदर हाथ डाले तो हमको सीमेंट के अंदर जो है ठंडा प्रतीत होना चाहिए, ना कि गर्म गर्म। अगर ठंडा होगा तो जब ठंडा फील होगा तो सीमेंट अच्छा है, गर्म फील होगा तो सीमेंट हमारा बेकार है। देयर शुड बी नो लम्प्स बिटवीन फिंगर्स, यानी कि उंगलियों के बीच कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपस में रब करने पर, यानी कि रगड़ने पर चिकनाहट होनी चाहिए। जितना ही चिकना सीमेंट होगा उतना ही अच्छी आपका सीमेंट होगा, जितना चिकना सीमेंट होगा वही जो है अच्छी होगी। अगर गांठें होंगी तभी तो अच्छे से चिकना नहीं होगा। When cement is thrown on water surface, it should float for some time before sinking, यानी कि पानी की सतह में जब सीमेंट हम फेंकते हैं
तो कुछ समय तक तैरना चाहिए, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं, सेकंडों में टाइम तैरना चाहिए, फिर तुरंत नहीं डूबना चाहिए, थोड़ी देर बाद यानी कि धीमे धीमे डूबना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी टेस्ट। व्हेन सीमेंट इज हीटेड ऑन जीआई शीट फॉर 15 से टू 20 मिनट, देयर शुड बी नो चेंज इन कलर, यानी कि जीआई शीट पर अगर हम सीमेंट को 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो उसमें उसके कलर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। केमिकल टेस्ट ऑफ सीमेंट, यानी कि टेस्ट, केमिकल टेस्ट क्या क्या है? लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट हो गया आपका, जलन पर हानि परीक्षण। लॉस ऑफ इग्निशन शुड नॉट एक्सीड, यानी कि ओपीसी 30 डिग्री 33 ग्रेड सीमेंट के लिए 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपीसी 43 और 53 के लिए आपका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ इग्निशन, इंसॉल्युबल रेसिडुअल टेस्ट, यानी कि अवयव से सरल परीक्षण आपका ओपीसी 33 के लिए 5% होना चाहिए, ओपीसी 43 और 53 के लिए 4% होना चाहिए। सल्फर टेस्ट में आपका टोटल सल्फर कंटेंट शुड नॉट एक्सीड 3.5%, यानी कि टोटल सल्फर कंटेंट जो होता है आपका, टोटल सल्फर कंटेंट 3.5 से परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। मैग्नीशिया जो है आपका, मैग्नीशिया कंटेंट शुड नॉट एक्सीड 6% फॉर ऑल ग्रेड्स, यानी कि मैग्नीशिया कंटेंट जो है 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइम सेचुरेशन फैक्टर क्या है? लाइम सेचुरेशन फैक्टर आपका, लाइम सेचुरेशन फैक्टर ओपीसी 33 और ओपीसी 43 के लिए आपका 0.66 से 1.02 होना चाहिए। ओपीसी 53 के लिए आपका 0.80 टू 1.02 होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के में जो है हम कुछ टेक्स्ट है, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम शायद फिनिश कर दें, फिर क्विक रिवीजन, फिर जो है हम इसी चैप्टर के 1 या 2 क्लासेस में सोच रहे हैं टोटल सीमेंट की 4 क्लासेस में हो जाए, क्योंकि सीमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो सीमेंट, फिर उसके बाद टिम्बर, टिम्बर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिम्बर से भी क्वेश्चन आता है, टिम्बर से भी आता है आपका, सीमेंट से भी आपका क्वेश्चन आता है, और आपका एक बिल्डिंग स्टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर के जो चैप्टर है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अभी हम एक और क्विक रिवीजन से समझेंगे, फिर जो है हम 2 क्लासेस शायद जो है आपका ये एमसीक्यू सेशन करवाएं, फिर जो है आपका टिम्बर होगा। चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।